नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आर्थराइटिस की एक और वैरायटी से, ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसे कहते हैं। ये एक्चुअली एज रिलेटेड होता है, ओल्डर एज में पाया जाता है। जैसे एजिंग प्रोसेस होती है, हमारे बाल पकते हैं, स्किन ढीली पड़ती है, तो ऐसे ये हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होती हैं, उनकी कार्टिलेज धीरे धीरे घिसती है, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। अभी आपको हम शार्ट में बताते हैं। जैसे आर्थराइटिस तो करीब 200 तरह के होते हैं, लेकिन उसमें 4 बड़े कॉमन है जो हम लोग क्लिनिक मिलते हैं। तो जैसे अगर बच्चों में हो तो उसको बोलते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस। एंग मेल में हो, बड़ा कॉमन है, जो हो तो किसी को सकता है। एंग मेल में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे कमर का आर्थराइटिस बोलते हैं। तीसरी तरह होती है एंग फीमेल में, जो बड़ी कॉमन होती है, उसको बोलते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जो मेनली फिंगर्स में होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, या ऑटोइम्यून की श्रेणी में आती है। हमने इसके बारे में वीडियो बनाया है, आप देखना चाहें डिटेल में देख सकते हैं। चौथी होती है जो एज रिलेटेड 40 के बाद। 40 के बाद जो समस्याएं होती हैं अमूमन वो ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, लेकिन ये किसी भी उम्र में किसी को कुछ भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है रूल। अभी थोड़ा ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं। होता क्या है कि हमारी हड्डियाँ जो जॉइंट्स होती हैं, इसमें गैप होता है और बीच में कुशन कार्टिलेज होता है, तकिया। तो भगवान ने पूरी व्यवस्था की है कि हम कितना भी मूव करें, उछलें कूदें, तो वो कुशन हड्डियों को हमारे प्रोटेक्ट करता है और रगड़ने नहीं देता। और चारों तरफ जो कैप्सूल होता है हड्डियों के, उसमें एक फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो इस तरह से हमारी हड्डियाँ पूरी सुरक्षित रहती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन उम्र के साथ साथ जब कार्टिलेज घिसती है या कई बीमारियाँ और होती हैं, इन्फेक्शन होता है, तो ये हमारी हड्डियाँ पास में आ जाती हैं। अब ये देखिए रगड़ कर रही है, तो अक्सर देखा होगा चलने में चुर चुर की आवाज़ होती है। फिर ये जब घिसती हैं तो उनके घिसने से दर्द होगा। तो ये आप मोटा मोटी समझिए कि आर्थराइटिस कैसे होती है। फिर पानी की कमी भी होती है। तो इस तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होती है। मतलब इसको हम अगर बोलें तो जैसे मैंने बताया था रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, तो बड़ा ये देखना पड़ता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो एक तो एज फैक्टर, दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों में वियर एंड टियर होती है, घिस जाते हैं, रगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, वियर एंड टियर होती है हड्डियों की, ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं। और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है वो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, उसमें हमारी इम्यूनिटी हमारी बोन के खिलाफ ही हमारी काम करती है। तो उसमें क्या होता है, अगर इसको हम लोग समझते हैं जैसे कि डॉक्टर के अग्रवाल का एक वीडियो तो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि ऑस्टियो आर्थराइटिस को हम कह सकते हैं कि जोड़ों में हमारे जंग लग गई है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम बोलते हैं जोड़ों में हमारे घुन लग गया है, दीमक लग गया है। तो धीरे धीरे दीमक को पूरा खाता है। और ऑस्टियो आर्थराइटिस को बोल सकते हैं जोड़ों की जंग लग गई है, इसमें चुड़चुड़ाहट की है, दरवाजे में होता है ना, तो मुश्किल से खुलता है और आवाज़ होती है, उसी तरह से। अच्छा, ऑस्टियो आर्थराइटिस के खास एक फीचर है कि रेस्ट करने पे आराम होगा, चलने फिरने से, मोशन करने से तकलीफ होती है। अब क्यों? रेस्ट किया तो कोई रगड़ तो हो नहीं रही, जब चलना फिरना शुरू किया तो उसमें दबाव पड़ा, तो फिर उसमें आवाज़ आनी शुरू हुई। ठीक है। अभी मतलब ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट से ये तकलीफ होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। अच्छा, इसको एक और बोलते हैं, ये ग्रीन फ्लैग है, मतलब इसमें कोई इतना खतरनाक नहीं है प्रॉब्लम, लाइफ लॉन्ग चलेगा, तकलीफ होगी, लेकिन ग्रीन फ्लैग वाला मामला ही है। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो रेड फ्लैग है, बिल्कुल खतरा, एकदम उसमें एग्रेसिव काम करना पड़ता है। दूसरा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है कि ओवर वेट अगर है तो ये बहुत जल्दी शुरुआत होगी, उसका 30s में ही शुरुआत हो जाए। और सुबह के समय ऑस्टियोआर्थराइटिस में आराम होता है, चलने फिरने पर तकलीफ बढ़ती है, लेकिन इसके उलट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सुबह पूरी तकलीफ होती है, फिर धीरे धीरे चलना फिरना काम शुरू करता है तो आराम मिलता है। मतलब इसमें ये बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में मॉर्निंग इज़ बेटर, इवनिंग इज़ वर्स, क्योंकि इवनिंग तक काम करते करते जोड़ थक जाते हैं हमारे, तो इवनिंग वर्स होती है। अच्छा, इसके उल्टा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, मॉर्निंग वर्स, इवनिंग बेटर। अच्छा, अभी हमने बताया कि इसमें जब चलते फिरते हैं तो चुरचुराहट की आवाज़ होती है, ग्राइंडिंग होती है। और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक है कि स्लो ऑनसेट होती है, धीरे 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 शुरुआत होती है, और होते होते, क्योंकि एज रिलेटेड है ना, जैसे मैंने बताया कि उम्र के साथ साथ हमारे बाल पकते हैं, ऐसा ही होता है। ये डीजनरेटिव डिजीज़ हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ ये वर्स होते हैं। तो ये चीज़ है। अब आगे इसमें हम ये देखते हैं कि
हमें होम्योपैथिक में क्या करना चाहिए, हमने तो स्टार्ट में बता दिया इसके बारे में। इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में हमारे बहुत अच्छा है, और इसको तो एलोपैथिक में कहते हैं क्योर नहीं होता, ऐसा नहीं है। कार्टिलेज भी रिपेयर होती है, रिपेयर क्या पूरी कार्टिलेज बन जाती है, साइनोवियल फ्लूइड पूरी अच्छे से फिर बन जाती है, एकदम आप अपने जोड़ों को जवान कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाओं के सहारे से। अब इसमें ये जितनी जल्दी आप संपर्क करेंगे डॉक्टर से, जितना अच्छा हिस्ट्री डॉक्टर लेगा उतना अच्छा आपका ट्रीटमेंट होगा। तो ये थोड़ी सी बस समस्या वाली बात हो सकती है। तो अभी इसके लिए क्या करना है, कुछ दवाइयों का हम आपको बताते हैं। जैसे मेरा एक फार्मूला इसमें है, थोड़ा मैं फार्मूला इसमें आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं देता हूँ रेस्टॉक्स 200, ब्रानिया 200, आर्निका 200 और रूटा 30 या 200 ही देते हैं कभी कभी। तो ये चारों का तो कॉम्बिनेशन है, चार एक में मिला के चाहे अलग अलग, इसको हम सुबह दोपहर शाम रात इन जनरल किसी पेशेंट को दे सकते हैं। अगर हमारे पास पेशेंट आया, हिस्ट्री क्लियर नहीं है, कुछ अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस दिशा में जाना है, अक्सर होता है ऐसे, तो हम ये चारों दवाइयाँ देके केस शुरू कर सकते हैं। पेशेंट को तुरंत आराम लग जाएगा, तुरंत आराम लगना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अपनी हम केस टेकिंग करके उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाल के उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर शुरू कर सकते हैं। तो अभी इसको हम ब्रानिया 200, रेस्टॉक्स 200, आर्निका और रूटा से शुरू कर सकते हैं। अभी इसमें फिर थोड़ा हम सिम्टम के साथ बताते हैं कि कौन दवाइयाँ क्यों सेलेक्ट करते हैं। इसे ब्रानिया में क्या होता है कि एग्रावेशन बाय मोशन, लेटने पे आराम होता है, बैठे रहेगा तो उसको आराम होगा, चलने पे तकलीफ होती है ब्रानिया में। साइनोवाइटिस की बहुत अच्छी दवाई है, साइनोवियल फ्लूइड में अगर कोई समस्या इन्फेक्शन है तो बहुत अच्छी दवाई है। अच्छा, रेस्टॉक्स में इसके उलट है, चलने फिरने पे उसको आराम मिलता है, बैठा रहेगा तो तकलीफ कम रहेगी। पल्साटिला में भी है, लेकिन पल्साटिला में क्या है कि स्लो मोशन से धीरे धीरे अगर पेशेंट चलेगा तो उसको आराम लगेगा, तेज चलेगा तो तकलीफ बढ़ जाएगी। अभी आर्निका क्यों देते हैं, आर्निका अगर हिस्ट्री मिलती है कभी इंजरी की, एक्सीडेंट हुआ था, इंजरी हुई थी, उसके बाद तकलीफ शुरू हुई तो आर्निका फेस में हम देंगे। रूटा में क्या है कि अगर असेंडिंग सीढ़ी चढ़ने पे सीढ़ी उतरने पे मरीज को तकलीफ होती है, लंगड़ा कर चलता है, कार्टिलेज घिस रही है, तो रूटा बहुत अच्छी दवाई है। अमूमन 30 में ही देते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार। अब आती है दवाई एपिस मेल 6 पावर में हम देते हैं जब जोड़ों में स्वेलिंग हो, काफ़ी स्वेलिंग हो, रेडनेस हो, गर्म से तकलीफ बढ़ती है, मरीज को सिकाई से आराम नहीं मिलता, बिल्कुल ठंडे से आराम मिलता है, तो छूने ना दे बिल्कुल एकदम, तो एपिस होता है। अच्छा, छूने ना दे इसमें आर्निका में भी होता है, मरीज इतना ज़्यादा उसमें पेन होता है कि मरीज दूर से कहता है दूर रहो, छुओ मत जोड़। फिर इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं हम जो देते हैं बायोकेमिक में, कैलक्रिया फ्लोर 6X, कैलक्रिया फॉर 6X, ये कंटिन्यूस चलाते हैं। और कभी कभी इसको बंद करके बायोकेमिक 19 नंबर देते हैं। तो कैलक्रिया फ्लोर 6X और फॉर 6X ये ऑस्टियोफाइट्स वगैरह अगर हैं तो वो उसको प्रिवेंट कर देता है, बहुत अच्छे से जोड़ों की रिपेयरिंग करता है। कैलक्रिया कार्ब अक्सर आती है अगर मोटा पेशेंट है, फेयर फ्लेवी फैटी है, तो इसमें हम देते हैं। सिर पे पसीना बहुत आएगा कैलक्रिया कार्ब में। अच्छा, टिंचर में इसमें हम 2 टिंचर अक्सर यूज़ करते हैं तो कई काफ़ी, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ, एक तो कालमिया का दर्द क्या होता है, इसे घुटने में मान लो है तो दर्द घुटने से नीचे की तरफ आएगा, तो कालमिया हम अदर टिंचर में यूज़ करते हैं। एक दवाई दूसरी स्टिक्टा आती है, स्टिक्टा पी, इसको जोड़ों में रेडनेस है, स्वेलिंग है, तब हम देते हैं। अभी इसमें ग्वाइकम है, नेफेलियम है, कई दवाइयाँ आ सकती हैं। तो मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो मैं देता हूँ कालमिया और स्टिक्टा ये आती हैं। एक दवाई आती है काली कार्ब 200, काली कार्ब में 200 में देते हैं बस, लेकिन इसको बस 2-3 दिन ही देते हैं। तो जोड़ों में अगर सुई के चुभने जैसा दर्द हो, बड़ा खास इंडिकेशन है इसका, और जिस तरफ दर्द है उस तरफ अगर पेशेंट लेटता है तो उसको आराम लगता है, तो इसमें काली कार्ब आती है। अभी एक दवाई कास्टिकम आती है, कास्टिकम ये मैं 200 में यूज़ करता हूँ सुबह शाम के हिसाब से। इसमें स्टिफनेस होती है, जोड़ों में इतना तकलीफ होता है कि स्टिफ हो जाते हैं, पैरालाइज तक लगता है कि पैरालाइज मेरा जोड़ हो गया है, शेप कुछ चेंज होने लगा, उसका डिफॉर्मिटीज़ आने लगी, तो कार्टिलेज इसमें कास्टिकम बहुत अच्छा काम करता है। अभी एक दवाई आती है कोलोसिंथ 30 या 200 में यूज़ करते हैं, इसमें स्पाज्म लगता है बिल्कुल, और ज़्यादातर हिप जॉइंट्स में ये काम आता है। कोलोसिंथ की खास बात है कि दबाने पे उसको आराम मिलता है पेशेंट को जोड़ से। और हमने बताया था पल्साटिला जिसमें धीरे धीरे मोशन से आराम मिलता है, एक खास सिम्टम, और इसमें चेंज करता रहता है जोड़, कभी इस जोड़ पे है, कभी उस जोड़ पे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, तो इसमें घूमता रहता है। पल्साटिला का खास सिम्टम है ये। अच्छा, 2 दवाइयाँ आती हैं अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस फिंगर्स के हमारे हैं,
तो उसमें एंटीमक्रूड और बेंजोइक एसिड ये बड़ा कॉमन है, सिम्टम देखने पड़ते हैं दोनों के, लेकिन ये अमूमन मिलता है कि जो फिंगर्स की ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। तो फिर इसमें हम इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में मेडोराइनम, थूजा या सल्फर ये 1 mg या 10 mg पावर में हर 10वें दिन देते हैं पेशेंट को। जो डिसाइड होता है इसमें वो रिपीट करते हैं, इससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करता है। ये होम्योपैथिक में क्या है ना, ये होलिस्टिक थेरेपी होती है, पूरा नक से सिर तक हम सिम्टम लेते हैं पेशेंट की, केस टेकिंग करते हैं, अब फिर उसको इंडिविजुअलाइज किया जाता है कि ये है क्या, पेशेंट क्या है, इसमें बीमारी क्यों आई, ये किस मेडिसिन के करस्पॉन्ड कर रहा है, फिर हम उसको उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको होम्योपैथ से एक अच्छे से संपर्क करना चाहिए, रेगुलर उनके टच में रहना चाहिए। कुछ भी हो, कोई बीमारी हो, जुकाम बुखार से लेके कैंसर तक की, तो अगर आप संपर्क में रहेंगे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो हैं इतना अच्छा काम करती है कि खतरनाक बीमारियों को भी रोक देती, आपको कभी होने नहीं देगा, छोटा मोटा तो दूर हो ही जाता है। तो इसलिए आप हमेशा संपर्क में रहें, खुद भी या फैमिली में किसी को भी प्रॉब्लम, इवन बच्चे को तो सबसे ज़्यादा करना चाहिए। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि बच्चों को जो बात बात पे एंटीबायोटिक जुकाम बुखार खांसी हुआ देते हैं, तो बच्चे बड़े होने पे बहुत जल्दी उनको शुगर के पेशेंट होते हैं। वो ये ऐसा रिसर्च था PGI का। तो आप प्रयास करें आसपास एक अच्छे होम्योपैथ के संपर्क में रहें, कोई भी समस्या हो उनसे करो। धीरे धीरे हमारे पास इस तरह से पेशेंट हो जाते हैं ना, हम उनकी रेगुलर ट्रीटमेंट करते रहते हैं, उनकी पूरी केस हिस्ट्री आ जाती है, तो बाद में वो कभी भी कहीं रहते हैं पूरे देश में दुनिया में, फ़ोन करते हैं डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग फ़ोन पे ही बता देते हैं आप ये दवा ले लो, क्योंकि हमें पूरी मालूम है उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डायथिसिस क्या है, टेम्परामेंट क्या है, उनकी मियाज़्म क्या है, तो बहुत आसानी होती है, हम तुरंत दवाई सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें मरीज को हम कैल्शियम और विटामिन डी लेने की सलाह देते हैं। विटामिन डी सबसे अच्छा है सूर्यभगवान की रोशनी से लिया जाए, जो कि फ्री में है, तो कम से कम 15 से 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक जरूर बैठें सुबह वाली धूप में, जितना कम से कम कपड़े में हो सके, तो ये बहुत अच्छा होता है। विटामिन डी हमको नेचुरल तरीके से मिल जाता है, और अगर किसी कारणवश ना ले पाए तो इसकी टेबलेट्स भी आती हैं, सैचेट भी आते हैं, कैप्सूल भी आती हैं, वो ले सकते हैं। तो 8 सप्ताह तक लेना होता है इसको, हर सप्ताह 8 सप्ताह तक अगर एक पाउच लेते हैं हम, एक कैप्सूल लेते हैं तो सफिशिएंट है, हमारा ये कोटा पूरा हो जाता है। और कैल्शियम के हमारे पास बहुत अच्छे हैं, फिलहाल हमने कैलक्रिया फास्ट देते हैं, उससे पूरी कवर हो जाती है। कैलक्रिया फास्ट जो बायोकेमी के देते हैं, कैलक्रिया फास्ट 6x, कैलक्रिया फ्लोर 6x, तो ये पूरी कमी पूरी कर देता है। बाकी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में ये है कि घुटनों की आपको मालिश ज़रूर करनी चाहिए। सबसे अच्छा है होम्योपैथिक के हमारे बहुत से अच्छे मेडिकेटेड ऑयल आते हैं, या आप घर में बनाना चाहें तो सरसों का तेल, या सबसे अच्छा तो तिल का तेल होता है। तो तिल के तेल में आप जो है लहसुन और अजवाइन ये दोनों थोड़ा थोड़ा लेके, मान लो 1 लीटर लेते हैं तो इसमें 100 ग्राम लहसुन और 100 ग्राम अजवाइन लेके बॉयल करिए जब तक ये जल ना जाए। जल जाए ठंडा कर दें, उसको छान के तेल निकाल लें। ये बहुत अच्छा है, एक घरेलू दर्द निवारक तेल है, आप मालिश कर सकते हैं जोड़ों में, और ज़रूर करना चाहिए जोड़ों में मालिश। खाने में भी घी का सेवन करना चाहिए, तली हुई चीज़ नहीं, खाने के ऊपर। खाना बन गया, आप दाल में, चावल में, रोटी में, जहाँ चाहे तहाँ ऊपर से घी डाल के ज़रूर लीजिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। जोड़ों के सामान्य एक्सरसाइज जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, जैसे बाबा जी बताते हैं, तो उसको आप देखिए, उसको ज़रूर करिए, बहुत अच्छे हैं। और अगर ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो प्रॉपर वे में एक फिजियोथेरेपिस्ट से आप सलाह ले सकते हैं, घर पे आप तो कर ही सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये था ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। अगर आपको कुछ और समझना है, कुछ और पूछना है, तो आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर दवाई उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। ट्रीटमेंट चाहिए तो जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर अपना डिटेल आप भेजिए, अपनी रिपोर्ट्स, एक्सरे, MRI जो कुछ भी हो भेजें, फिर आगे बताई जाएगी ट्रीटमेंट कैसे शुरू होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।